गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने भाई के चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉलम। इससे पहले भी आरसीसी और स्टील में मैंने इस चैप्टर को डिटेल में समझा दिया था। सारा सब कुछ वही है, ज्यादा कुछ होगा नहीं। बस इस चैप्टर को यहाँ जो पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा सोम के जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे एक बार। कंटेंट को आगे स्टार्ट करने से पहले एक कहावत बोलता हूं, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए उसका ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान। दूसरा कबीरदास का कहावत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ना गर्व कीजिए, कभी ना हंसिए कोई, अजय नाम समुद्र में, कब जाने कब क्या होए। तो ये दोनों कहावत का तात्पर्य यही है कि जस्ट अपने आप को ट्रस्ट करिए, अपने आप के ऊपर कमांड करिए, आगे आपके लाइफ में सब कुछ सक्सेस होगा, सब कुछ मिलेगा आपको, सक्सेस मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। और एक कहावत इससे मिलता जुलता अच्छा कहावत है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अब बोलेंगे मैं सोम पढ़ा रहा हूँ ना, ये कबीरदास की दुआएं बता रहा हूँ। देखो यार, ये इन सब चीजों को जीवन में अपनाओ। जितना आपका माइंड सरल होगा ना, जितना आप ज्ञानी बनते चलोगे लाइफ में, ओके, तो आप उतना झुकते चलोगे। देखो कभी लदा हुआ जो पेड़ होता है, पूरा फल से भरा हुआ पेड़, वो हरदम झुका हुआ रहता है। इसी तरह ज्ञानी पुरुष कभी भी अभिमान या घमंड नहीं करते। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ कॉलम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये अपना इनिशिएटिव है नवरात्रा का। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर, यू आर दी नेक्स्ट टॉपर। तो हम देखेंगे सबसे पहले यूलर थ्योरी। तो हेडिंग बनाइए और लिखिए यूलर थ्योरी। वीडियो को मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा था, तो इसमें डिस्टरबेंस होती, और लाइट भी चली गई थी तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो इसलिए हमने बंद कर दिया। तो यूलर थ्योरी लिखिए, एजम्पशंस लिखिए सबसे पहले। Material is isotropic, homogeneous and linear elastic in which Hooke's law is valid. Material is isotropic, homogeneous and linear elastic. ध्यान रखने का, linear elastic in which Hooke's law is valid. Second, column is slender, that is long column. Long column कहने का मतलब है वो ऐसा एक कॉलम जिसका लंबाई बहुत ज्यादा है और क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत पतला होता है, ठीक है। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होती है, लंबाई बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कॉलम का जो फेलियर होता है ना, इट जनरली फेल्स ड्यू टू बकलिंग फेलियर। बेंडिंग हो जाएगा, मुड़ जाएगा। मतलब कॉलम इस तरह से है, स्ट्रेट है, ठीक है, आपने इस पे लोड लगा दिया तो अगर ये लोड नहीं झेल पाएगा तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा। तो ये सीधा रहेगा ही नहीं, ये मुड़ जाएगा, तो इसमें फिर लोड लेने की क्षमता इसकी कम हो जाएगी ना, अब वो लोड ही नहीं ले पाएगा, समझे क्या। तो हम कहते हैं वो फेल हो गया। ओके, कॉलम इज प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक कहने का मतलब है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम। क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है। एंड अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है तो आई इसका जो आप निकालोगे सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये भी कांस्टेंट होगा। मटेरियल ऑफ द कॉलम थ्रू आउट द लेंथ ये सेम होगा, दैट इज ई आई इज ऑल्सो कांस्टेंट। अभी एक चीज मेरे को डाउट आ रहा है यहाँ पर। अब ये डाउट क्या है, मेरे को डाउट आ रहा है, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर यहाँ तो हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं, कॉलम पढ़ रहे हैं, तो कॉलम के ऊपर लोड पी लगाऊंगा मैं, तो आपने बताया था सर कि इसका एक्सियल रिजिडिटी का हम बात करते हैं, एक्सियल स्टिफनेस का बात करते हैं, तो ए इंटू ई का हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, जैसे पी एल बाई ए ई होता है ना। ओके, तो इसका स्ट्रेंथ जो होगा एक्सियल लोड को बियर करने में, वो तो ए इंटू ई के टर्म्स में देखना है। तो आपने सर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई का यहाँ पे लिख दिया कि ई आई कॉन्स्टेंट कॉलम में, इसका क्या मतलब हुआ सर? आपने ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्यों नहीं लिखा, ई आई क्यों लिखा? अरे दोनों कॉन्स्टेंट है भाई, ए ई भी कॉन्स्टेंट है, प्रिज्मेटिक कह दिया मतलब ए ई ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ए इंटू ई ये भी आपका कॉन्स्टेंट, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे ई आई स्पेशली लिखा इसलिए
क्योंकि ये जो यूलर्स का थ्योरी है, सुनना बात को, यूलर का जो थ्योरी है इसमें क्या कह रहा है कि जो कॉलम का आपका फेलियर हो रहा है, ठीक है, ये फेलियर हो रहा है ड्यू टू बकलिंग, मतलब कॉलम आपका बेंड कर गया। बेंड कर जाने का मतलब क्या, पहले आपका स्ट्रेट था कॉलम, अब इस तरह से मुड़ गया, है ना। तो ये जो डिफ्लेक्शन आई, लेट्स सपोज इसको कहते हैं वाई, तो ये डिफ्लेक्शन के कारण कॉलम में इस पी लोड के कारण एक बेंडिंग इफेक्ट आ रही है, बेंडिंग आ रहा है, बेंडिंग आ रहा है, तो इसमें बेंडिंग मूवमेंट आ रही है। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, m इक्वल टू एट एनी सेक्शन ड्यू टू दिस लेट्स सपोज y इज डिफ्लेक्शन, m इक्वल टू पी वाई, ठीक है। अब ये देखो पी वाई होगा m इक्वल टू पी वाई। अभी ये जो सरफेस है हॉगिंग या फिर सैगिंग, देखो ये इस रेफरेंस फेस इसको मान लेते हैं, तो ये देखिए टेंशन में चला गया, तो ये हॉगिंग, तो माइनस पी वाई नेगेटिव लगा देंगे, समझा। अब ये बेंडिंग मूवमेंट है जो कॉलम में डेवलप हो गया ड्यू टू दिस एक्सियल लोडिंग, ड्यू टू दिस डायरेक्ट एक्सियल लोड आपका कॉलम में बेंडिंग डेवलप हो जा रहा है जब वो बकल कर रही है, तो समझे क्या। अब इस मूवमेंट को हम दो चीजों में रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, एक कंप्रेशन में रिजॉल्व कर सकते हैं, दूसरा टेंशन में, समझे क्या। तो कॉलम में अब जो कंप्रेशन हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन, समझे। तो यूलर का जो थ्योरी है इसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा फाइन लाइन आप किताबों में पढ़े होंगे कि इन यूलर्स थ्योरी, इन डेरिवेशन ऑफ यूलर थ्योरी, द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन इज नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू बेंडिंग कंप्रेशन, समझे क्या। एज कंपेयर टू बेंडिंग कंप्रेशन द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड इन यूलर्स थ्योरी। मतलब डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस कहने का मतलब है ये जो P जो कंप्रेसिव लोड है इसके कारण जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा एट एनी सेक्शन डायरेक्ट होगा, मतलब P अपन A। तो इस चीज को नेग्लेक्ट कर रहा है यूलर। और ये जो बेंडिंग मूवमेंट पी वाई, इसके कारण जो हम बेंडिंग कंप्रेशन निकालेंगे, इसके कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, उस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग यूलर ने अपना एनालिसिस किया है, समझे। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस बात को। ऑब्जेक्टिव फाइन लाइन, ऑब्जेक्टिव कहीं बहुत ज्यादा चालाक बनने के लिए कौन एग्जामिनेशन लेने वाला आपसे पूछ लेगा, तो क्या मैं आंसर दे दूंगा क्या, बिल्कुल कर देने का, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। चौथा एजम्पशन ये है कि लोड पासेस थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब जो लोडिंग है ना वो एक्सियली लोडेड कॉलम है, मतलब लोड एकदम सीजी से पास कर रहा है, ये मान के चल रहा है। लोड अगर सीजी से पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका बेंडिंग नहीं है। बेंडिंग क्या नहीं है, मतलब कॉलम इज नॉट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट, इट इज ओनली सब्जेक्टेड टू दिस कंप्रेसिव लोड P, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने समझाया था एक्सेंट्रिसिटी अबाउट वन एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी अबाउट टू एक्सिस। अगर एक्सेंट्रिसिटी अबाउट वन एक्सिस है देन कॉलम में किस तरह का लोडिंग केस बन जाएगा, डायरेक्ट लोड प्लस मूवमेंट अबाउट वन एक्सिस, मतलब डायरेक्ट कंप्रेसिव लोडिंग प्लस यूनिएक्सियल बेंडिंग, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा लोड कॉम्बिनेशन। अगर एक्सेंट्रिसिटी अबाउट बोथ एक्सिस है तो क्या बनेगा, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड प्लस बाय एक्सियल बेंडिंग, समझे। इन सब चीजों को मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जो लोडिंग कंडीशन है वो केवल डायरेक्ट लोडिंग है, मतलब लोड आपका सीजी से पास कर रहा है, लोड को एक्सेंट्रिसिटी नहीं है, ओके। तो किसी भी तरह का मूवमेंट के लिए आप यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहे। मूवमेंट वो डेवलप हो रहा है जब वो फेलियर हो रहा है, क्योंकि हम एज्यूम किए हैं कॉलम का जो फेलियर हो रहा है बकलिंग में हो रहा है, तो वो बकलिंग जो हो रही है वो इसी लोड P के कारण हो रही है। व्हेन द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू दैट लोड P, उसके कारण ही बेंडिंग हो जा रही है, तब वहां पे मूवमेंट डेवलप हो रहा है। करस्पॉन्डिंग टू दैट मूवमेंट हम बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालते हैं, कंप्रेशन एंड टेंशन, फिर एनालिसिस करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन पहले से कोई मूवमेंट कॉलम में नहीं है, समझे क्या, ठीक है। फिफ्थ, कॉलम फेल्स ओनली ड्यू टू बकलिंग, ओके। इसको हम इलास्टिक बेंडिंग भी कहेंगे, क्योंकि जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ही कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट, इन एनालिसिस सोम के अंदर ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं इसमें सेल्फ वेट इज नेग्लेक्टेड। यहाँ पे जो भी एनालिसिस करेंगे इसमें सेल्फ वेट ऑफ कॉलम इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। ये बस हम एनालिसिस कर रहे हैं। जब हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन आरसीसी में, स्टील में, तो वहां पे सेल्फ वेट को कंसीडर करते हैं, लेकिन एनालिसिस में केवल लोड का इफेक्ट को निकालने के लिए सेल्फ वेट का कंसीडरेशन नहीं किया जाता है,
ध्यान में रखने का बच्चा लोग, ये सब क्या है, कंसेप्ट है, इंटरव्यू रिलेटेड बातें हैं। ओके, समझ में आ गया? ये सारे एजम्पशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, टिक लगा दोगे? यस सर, यस सर। चलिए, इसका डेरिवेशन मैंने पहले भी करा दिया है, लेकिन यहाँ पर एक बस क्विकली आपको मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज एक कॉलम है जिसका लेंथ है L, ठीक है। यहाँ पर हिंज है, ऊपर नीचे दोनों बगल वो हिंज है, और इस कॉलम का लेंथ है L, लेंथ इज L। ये पॉइंट है, मान लो आपका ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, ओके। लेट्स सपोज एट पॉइंट B यहाँ पर एक वर्टिकल लोड लग रही है या फिर एक्सियल लोडिंग लग रही है, जो कि इस कॉलम के सेंट्रॉइड से पास कर रही होगी। इस मतलब कॉलम का क्रॉस सेक्शन का CG से पास कर रही होगी। लेट्स सपोज दिस लोड वैल्यू इज P। लेट्स सपोज ये कॉलम जो है रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कोई भी क्रॉस सेक्शन का है, तो इस तरह के दो एक्सिस आपको देखने को मिलेंगे, एक्स एक्स, फिर ये वाई वाई। सो इन दोनों एक्सिस जहां पर कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो वो जो पॉइंट है इसको कहते हैं CG पॉइंट। तो इसी पॉइंट से ये लोड P पास कर रहा होगा, समझे क्या? ठीक है। तो अब देखो, अब सुनो, जैसे कि यूलर ने एज्यूम किया कि इस कॉलम में जो फेलियर होगा, द कॉलम इज फेल ड्यू टू बकलिंग। तो लेट्स सपोज इस P लोड के कारण, ये जो P लोड अप्लाई किया था, इसमें बकलिंग हो गया, कॉलम बेंड कर गई इस तरह से, समझे? कॉलम इस तरह से आपका बेंड हो गया, तो इसको हम कहते हैं बकलिंग हो गया। ओके, लेट्स सपोज कि जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले आपका कॉलम वर्टिकल था, अब बकलिंग हो गया, मतलब कॉलम में एक डिफ्लेक्शन आ रही है। आप कहीं पर भी देखोगे एक डिफ्लेक्शन आ रही है। लेट्स सपोज दिस डिफ्लेक्शन इज y, ओके, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट B, ये जो y मैंने जहाँ पे कंसिडर किया है, लेट इट इज एट सम वैल्यू x। अभी मेरे को क्या निकालनी है? देखिए, कॉलम इस तरह से मुड़ गया, मतलब इसमें बेंडिंग आई, ओके। तो ये बेंडिंग मोमेंट एट एनी एक्स एक्स सेक्शन कितना होगा? mx इक्वल टू माइनस P इंटू वाई। माइनस क्यों? अभी मैंने बोला था, मान लीजिए कि ये हॉगिंग इफेक्ट आ रहा है, मतलब इसके टॉप सरफेस पे टेंशन, इनर पे कंप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से एक हॉगिंग मोमेंट वो जनरेट कर रही है, इसलिए नेगेटिव। ओके, हॉगिंग मोमेंट आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज नेगेटिव मोमेंट्स, ठीक है। m इक्वल टू इतना। अभी इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है, और मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है? P क्रिटिकल, मतलब ये जो लोड है इसका क्रिटिकल वैल्यू निकालना है, क्रिटिकल लोड। तो यूलर का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो लोड निकलेगा उसको यूलर्स क्रिटिकल लोड भी कहेंगे, यूलर क्रिटिकल लोड, ठीक है। तो ये चीज हमको निकालना है। इसको आप किताबों में कभी कभी देखेंगे PCR भी लिखा होगा या फिर PEC लिखा होगा, डिफरेंट। बस ध्यान रखने का, क्रिटिकल लोडिंग मतलब यूलर्स फॉर्मूला को यूज करके यूलर क्रिटिकल लोड आपको निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो इसका बेंडिंग वाला प्रोफाइल है ना, मतलब ये जो बकल हो गया, तो ये जो प्रोफाइल है इसका कर्वेचर का इक्वेशन लिखेंगे। मतलब ये वाला बेंड जो हुआ, इस तरह से बकल हुआ, इसका कर्वेचर का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? इसका कर्वेचर का इक्वेशन लिखेंगे। तो कर्वेचर का इक्वेशन आपने सुना है क्या? d2y बाई dx2 इक्वल टू क्या होता है? कर्वेचर का इक्वेशन mx अपॉन ei। दिस इज द इक्वेशन फॉर कर्वेचर, इक्वेशन ऑफ कर्वेचर। सो इसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? d2y बाई dx2 इक्वल टू mx का वैल्यू कितना निकाला आपने? माइनस py माइनस py डिवाइडेड बाई ei। वी कैन राइट, फर्दर सॉल्व करते हैं। आई कैन राइट d2y बाई dx2 प्लस py बाई ei इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आया बच्चा लोग, ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y, है कि नहीं?
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स द सॉल्यूशन फॉर द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू c1 cos x रूट अंडर p बाई ei प्लस c2 साइन ब्रैकेट x रूट अंडर p बाई ei। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सब चीज कैसे आया, सब मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है और इन सब चीजों को भी मैंने बता दिया है। ठीक है, यहां ज्यादा बता नहीं रहा हूं, लाइन बाय लाइन में अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, स्टील में आप देखेंगे ये सब चीज बिट बाय बिट मैथमेटिक्स भी वहां पढ़ा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्टिंग से पढ़ा दिया स्टील के अंदर ही। सो फिर वही सब चीज इधर भी करूंगा तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर आने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके, कैलकुलस में, उसको देख लीजिएगा। ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, फालतू चीज, समझ में आ जाएगा अगर नहीं आ रहा है तो। अगर बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो बस ध्यान रखना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना, उसका हमको सॉल्यूशन निकालना है तो उसका सॉल्यूशन ऐसा लिख देते हैं y इक्वल टू c1 cos ब्रैकेट x रूट अंडर p अपॉन ei प्लस c2 साइन x रूट अंडर p अपॉन ei। ये सब चीज करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपसे डेरिवेशन इसका नहीं पूछेगा। जस्ट एक मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए इसको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे चीजें। मान लो अगर किसी टाइम वक्त पे फॉर्मूला ही भूल गया तो फटाक से वहां डिराइव कर लेंगे। अगर स्टेप मालूम होगा तो सोचोगे तो थोड़ा डेरिवेशन भी हो जाएगा। ऐसे एक फॉर्मूला भी निकल के आएगा बहुत छोटा सा। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया ये। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है और इसमें जो कांस्टेंट है ना c1 एंड c2, इसके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इसके वैल्यूज क्या होंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस। अब मेरा यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या होगा? देखो पूरा का पूरा इक्वेशन x और y के टर्म्स में है। ठीक है, x है y है इक्वेशन में, तो x क्या है? x को मैंने क्या डिफाइन कर रखा था? सोचो, ये y मैंने डिफाइन कर दिया डिफ्लेक्शन और x मैंने डिफाइन कर दिया इसका पोजीशन x। ये एंड a, ये एंड b। अभी देखो यार, मैं एक बाउंड्री कंडीशन लिखता हूं कि एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है। एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है। तो इस बाउंड्री कंडीशन को इस ऊपर वाली इक्वेशन में अगर पुट करके सॉल्व करने का कोशिश किया जाए तो क्या निकलेगा? पहला बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू c1 इंटू cos 0 कितना होता है? देखो यहाँ cos क्या है? cos ब्रैकेट में 0 इंटू रूट अंडर p अपॉन ei। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? cos 0 तो इक्वल टू 1 हो गया क्या? तो c1 इंटू 1 प्लस c2 इंटू साइन 0 इक्वल टू 0। सो यहां से आपको क्या पता चला? वी गॉट c1 इक्वल टू 0। तो एक कांस्टेंट का वैल्यू हमको निकल गया। अब दूसरा कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमको दूसरा बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या लगा दूंगा भाई? एट x इक्वल टू l y इक्वल टू 0। तो c1 इक्वल टू 0 तो हो ही गया, तो c1 वाला टर्म तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो दूसरा बाउंड्री कंडीशन अगर यूज करेंगे तो क्या लिखूंगा? इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 0। ये क्यों हो गया पहला टर्म? क्योंकि c1 आपका 0 है तो वो पहला टर्म भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हम किस में पुट कर रहे हैं बच्चा लोग? खो तो नहीं गया? हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं सब कुछ। कौन सा? y इक्वल टू c1 cos, इसमें समझ रहा है ना? कहां चेक करना है? इसमें चेक करना है। इसमें c1 का वैल्यू 0 पुट करो तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया क्या? ठीक है, तो 0 प्लस क्या लिखूंगा बच्चा लोग? c2, अच्छा साइन था ना, c2 इंटू साइन
ब्रैकेट में x की जगह l लिखा जाएगा, ठीक है, x की जगह l लिखा जाएगा, फिर रूट अंडर p अपॉन ei इतना इक्वल टू 0। समझे क्या? तो देखो, तो मेरे को यहां से ये जो, अब इसको जज करिए, ये मान लो मतलब क्या है, अच्छा इतना इक्वल टू 0 नहीं, बस इतना इक्वल टू इतना, मतलब ये आपका सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन को जज करो, तो यहां से मेरे को ये दिख रहा है कि 0 इक्वल टू C2 साइन L रूट अंडर P अपॉन EI, ठीक है, ये है। तो सोचो यार, हमको यहाँ पे C2 का वैल्यू निकालना है, ओके। तो यहां से मैं ये अगर ये कह दूं कि C2 इक्वल टू 0, मैं कुछ नहीं किया और ये कह देता हूं कि C2 इक्वल टू 0, तो अगर C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो C1 भी 0 है, C2 भी 0, तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन निकाला है मेरे भाई, कौन सा, y इक्वल टू C1 cos x रूट अंडर, इसका कोई मतलब होगा नहीं। y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है, मतलब C1 का वैल्यू 0 पुट करो, C2 भी 0 हो गया, तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि बकलिंग हो ही नहीं रहा, डिफ्लेक्शन है ही नहीं, लेटरल डायरेक्शन में बकलिंग है ही नहीं, है ना। तो एनालिसिस का कोई मतलब रह गया क्या? कोई मतलब रह गया नहीं, रह गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि C2 कैन नॉट बी 0, C2 आपका 0 नहीं हो सकता है। C2 अगर 0 नहीं हो सकता है तो क्या 0 हो सकता है? C2 के साथ जो प्रोडक्ट में है वो 0 हो सकता है क्या? इसका मतलब साइन, ठीक है, साइन L रूट अंडर P बाई EI, ये आपका 0 हो सकता है, ठीक है। C2 जनरली 0 डायरेक्टली नहीं होगा, लेकिन ये चीज आपका 0 हो सकता है, समझ गया, ठीक है। तो ये अब 0 होगा, लेकिन कब होगा? तो साइन का सम एंगल, साइन 0 डिग्री कितना 0, साइन 180 डिग्री कितना 0, साइन 360 डिग्री कितना 0। 180 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई। 360 क्या हो गया? 2 पाई, है ना, ये तो 0 ही हो गया। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन, ओके, साइन का मतलब साइन का कोई भी एंगल का वैल्यू 0 निकलेगा कब? कब? जब ये चीज मतलब n पाई के फॉर्म में है, n इंटू पाई के फॉर्म में, ठीक है। एक केस में n का वैल्यू 1 दे दूंगा, n का वैल्यू 0 दे दिया तो 0 इंटू पाई साइन 0 0, n का वैल्यू 1 दे दिया तो n इंटू पाई 0, n का वैल्यू 2 दे दिया तो 2 इंटू पाई, फिर भी 0 आ गया, समझे क्या? ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये एनालिसिस समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इस वाले फॉर्म को, ऊपर वाले इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि ये चीज तभी होगा 0, मतलब साइन L रूट अंडर P बाई EI तभी 0 होगा जब ऐसा कंडीशन बन रहा है कि L रूट अंडर PI, ये एंगल है, L रूट अंडर PI ये साइन का कोई एंगल है, जब ये एंगल जो है ना ये बराबर हो किसका, n इंटू पाई, इस फॉर्मेट में अगर ये एंगल ले रहा है तब इसका मतलब ये है कि ये जो एबव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन का इतना एंगल वो 0 होगा। लिंकअप समझ में आया? ठीक है, अगर ये एंगल मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो एंगल है, ओके, L रूट अंडर P बाई EI, ये अगर इस वाले फॉर्म में जा रहा है तो मैं कहूंगा कि साइन का ये एंगल, ठीक है, 0 होगा, ठीक है, समझ गए? ओके, तो इसको ये हो गया, और क्या, तो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो मेरा क्या निकला, L इंटू रूट अंडर P बाई EI इक्वल टू n टाइम्स पाई, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे को P का वैल्यू निकालना है, तो P इक्वल टू क्या निकालूंगा बच्चा लोग, n स्क्वायर पाई स्क्वायर EI
डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, निकल जाएगा। तो यही होता है क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल लोडिंग, समझे क्या। अब क्रिटिकल लोडिंग होता है ये, और यहाँ पे एन क्या है, पाई तो समझ में आ रहा है, ई तो समझ में आ रहा है, आई तो समझ में आ रहा है, एल तो लेंथ ऑफ कॉलम समझ में आ रहा है। ये एन क्या है, बकलिंग लूप, बकलिंग लूप। बकलिंग लूप कहने का क्या मतलब है, देखो मान लो ये कॉलम था, इस तरह से बकल कर गया, तो बकलिंग लूप 1। ये कॉलम है, ऐसे फिर ऐसे बेंड कर गई, ठीक है, तो यहाँ पे बकलिंग 3 बार हो गया। देखिए ये एक तरह के पहले बकल किया, फिर ऐसे बकल किया दूसरा, फिर ऐसे तीसरा बकल किया, मतलब 1 2 3, तो n इक्वल टू 3। फिर मान लो ये कॉलम स्ट्रेट है, ठीक है, फिर ऐसे बकल करते हुए वेल बकलिंग लूप 2 बनाते हैं। रुकिए, 2 को ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे हुआ कि ऐसे बकल किया, फिर हाँ, बकलिंग लूप 2 मतलब क्या हो गया, एस जैसा होगा भाई, एस जैसा मतलब ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये पहला बकलिंग लूप, ये दूसरा बकलिंग लूप, तो मतलब n इक्वल टू 2। ओके, ये बैठ नहीं रहा है, मतलब इस तरह से बकल कर गया एस जैसा। सो यूलर ने जो बकलिंग लूप, नंबर ऑफ बकलिंग लूप कंसिडर किया है, वो कितना कंसिडर किया है, नंबर ऑफ बकलिंग लूप यूलर ने कंसिडर किया है 1। मतलब यूलर ने ये कहा कि जस्ट कॉलम आपका स्ट्रेट था और इस तरह से भी बकल हो गया, एक बकलिंग लूप भी आ गई, मतलब आपका कॉलम अब बेंड हो गया, मुड़ गया, अब वो लोड नहीं ले पाएगा, योर कॉलम इज फेल्ड, बकलिंग फेलियर हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ बकलिंग लूप 1 कंसीडर किया। अब देखो एग्जामिनेशन यार थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, चीजें हैं, एग्जामिनेशन में आपसे बोल देगा कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि बकलिंग लूप 2 होगा तब फेलियर होगा, तो ये वाला फॉर्मूला तुमको ध्यान में होना चाहिए। कौन सा, कि इसमें एन स्क्वायर वाला टर्म भी आता है, डायरेक्टली तुम पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर रट लेता तो दिक्कत हो जाता। अभी क्वेश्चन में एग्जाम में n इक्वल टू 2 दे दिया, n इक्वल टू 3, अब समझ में नहीं आ रहा है n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 क्या है, तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं निकाल पाओगे, फालतू चीज में आंसर नहीं निकाल पाओगे, समझे क्या। तो इसलिए ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेंगे तो अपना क्या जाता है यार। ओके, तो ये बकलिंग लूप है, इसको ध्यान में रखिएगा। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली देगा नहीं, n इक्वल टू 1 ही है जो बेसिक थ्योरी में एजम्पशन है, नंबर ऑफ बकलिंग लूप इज योर 1। ओके, अब क्वेश्चन मॉडिफाई करके आंसर पूछ रहे हैं तो n का वैल्यू कुछ भी वो बढ़ा चढ़ा सकता है, ठीक है। ये बकलिंग लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये है क्रिटिकल लोडिंग, ठीक है, P इक्वल टू क्रिटिकल लोड। क्वेश्चन में क्रिटिकल लोड निकालने के लिए पूछेगा तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, हम देखिए यहाँ पे क्या किए, क्रिटिकल लोडिंग के करस्पॉन्डिंग आपका बकलिंग फेलियर हो जा रहा है, तो बकलिंग फेलियर ना हो स्ट्रक्चर के ऊपर तो मैक्सिमम लोडिंग आप उस पर कितना लगा सकते हो, स्ट्रक्चर पे, कॉलम पे, क्रिटिकल लोड से थोड़ा कम, क्योंकि जैसे क्रिटिकल लोडिंग पर आपका कॉलम पहुंच रहा है आपके उसमें बकलिंग फेलियर हो जा रहा है ना, बकलिंग फेलियर हो जाएगा, कॉलम आपका बेंड हो जाएगी। सो फॉर सेफ डिजाइन हमको मैक्सिमम लोडिंग मेरा कितना है, क्रिटिकल लोडिंग, ठीक है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग फेलियर हो रहा है, तो फॉर सेफ डिजाइन हम क्रिटिकल लोडिंग में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर देंगे। ओके, जो भी मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा तो जो लोड निकलेगा दैट विल बी माय सेफ लोड की नहीं, फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम, समझे। ओके, फॉर सेफ्टी अगर मैं बोलूं, फॉर सेफ्टी हम क्या करेंगे, क्रिटिकल लोडिंग जो है पीसी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे, तो ये मेरा सेफ लोडिंग कहलाएगा, सेफ लोड, समझे क्या, क्योंकि क्रिटिकल लोडिंग के करस्पॉन्डिंग आपका फेलियर हो जा रहा है, सो फेलियर नहीं होना चाहिए, तो क्रिटिकल लोडिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर देने का, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखने का, तो क्रिटिकल लोडिंग में डिवाइड करना है। ओके, और मैक्सिमम लोडिंग वो कॉलम कितना तक झेल सकता है, क्रिटिकल लोडिंग से थोड़ा कम, क्योंकि क्रिटिकल लोडिंग पे तो फेलियर हो ही रहा है, ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना, क्रिटिकल लोडिंग पे कॉलम मुड़ जा रहा है, क्रिटिकल लोड के बराबर का लोड है तो कॉलम मुड़ गया, क्योंकि हमने कॉलम को मोड़ के ही उसको बकल करवा के ही ये एनालिसिस किया, लोड का वैल्यू निकाला है, ठीक है। तो क्रिटिकल लोडिंग के करस्पॉन्डिंग कॉलम में 1 बकलिंग लूप आ जाती है, कितना, 1 बकलिंग लूप आ जाती है। चीजें समझ में आई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूलर ये सब फॉर्मूला समझ में आया, तो इस फॉर्मूला को ब्रैकेट में करो, P इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई बाई
एल स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन, रिफाइनमेंट, मिर्च मसाला लगाया जाए क्या? बिल्कुल लगाने का। सो एन का वैल्यू कितना हो गया मेरा प्यारा भाई लोग? एन का वैल्यू हो गया 1। अब यहां पे जो लेंथ ऑफ कॉलम मैंने कंसिडर किया था, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के मॉडिफाई करके इसको एक स्पेशलाइज्ड टर्म दे दूंगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टाइप्स ऑफ सपोर्ट के ऊपर। टाइप्स ऑफ सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन आपका इफेक्टिव लेंथ अलग अलग हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ इज दैट पार्ट ऑफ कॉलम जहां पर आपका फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपका था पहले, इधर सिंपल सपोर्ट था, यहां पर भी एक हिंज सपोर्ट थी। ओके, तो पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट, पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट कहने का मतलब है कहां पर मूवमेंट आपका जीरो था? यहां पे जीरो था, यहां पे जीरो था। तो ये कर्वेचर पे देखिए, कर्वेचर वाला डायग्राम, कर्वेचर मतलब ये बेंडिंग वाला डायग्राम देखिए, यहां पर यहीं से स्लोप आपको मिलना शुरू हो रहा है क्या? कर्वेचर में मतलब ये बेंडिंग वाले डायग्राम में यहीं से स्लोप मिलना शुरू हो रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट है, जीरो मूवमेंट है ना। सो यही होता है इफेक्टिव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट। समझे क्या? ये होता है आपका इफेक्टिव लेंथ, या फिर जहां पर भी पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट हो, समझे क्या? वही होगा इफेक्टिव लेंथ। ओके, पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट से ही इफेक्टिव लेंथ को मेजर किया जाता है। ओके, उनके बीच का डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट के बीच का डिस्टेंस को इफेक्टिव लेंथ कहेंगे। समझ गए? बेसिक मतलब यही है। सो डिफरेंट टाइप के सपोर्ट कंडीशन में आपका इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इन सब चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का कॉम्बिनेशन दिया है सपोर्ट का, जिसके करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव लेंथ आपको कैसा लेना है किसी के करस्पॉन्डिंग। जैसा कि यहां पर मैंने बताया, दोनों तरफ आपका हिंज सपोर्ट है, ऊपर भी नीचे भी। मतलब हिंज सपोर्ट कहने का मतलब है यहाँ पे रोटेशन फ्री है, रोटेशन फ्री है दोनों बगल, ऊपर भी नीचे भी। तो लेट्स सपोज ये कॉलम का लेंथ है एल, तो इसका इफेक्टिव लेंथ भी क्या होगा? एल के बराबर ही होगा, क्योंकि आपको जीरो मोमेंट दोनों सपोर्ट पे ही मिल रहा है। तो इस सिंपली सपोर्टेड कॉलम के केस में जहां दोनों बगल हिंज सपोर्टेड है, तो इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉलम। समझे? सो ये जो लोडिंग का फॉर्मूला मैंने अभी निकाला था, यूलर्स क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला, उसमें हम L इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ कंसिडर करते हैं। ये डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन के करस्पॉन्डिंग होगा। सो अब जो मेरा फॉर्मूला धीरे धीरे बन गया, वो क्या बन गया? और एक चीज बताता हूं। देखो यहाँ पे कॉलम है, ठीक है, कॉलम है, तो यहाँ पे हम फेलियर का अगर बात करें, यहाँ पे बकलिंग फेलियर हो रहा है ना, मतलब कॉलम आपका मुड़ रहा है, सोचना बकलिंग फेलियर हो रहा है, कॉलम मुड़ रहा है। तो एक कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे आई है कि नहीं, इक्वेशन में आई है, तो आई का यहाँ पे आई का होने का मतलब क्या है? ये जो बकलिंग फेलियर होता है ना, हमेशा उस एक्सिस के अबाउट होता है जिसके अबाउट आपका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कम होगा। स्टील में समझाया था, समझे? बकलिंग फेलियर विल ऑलवेज अकर along that axis along which our second moment of area is less। तो एक नोट बना के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बकलिंग फेलियर स्टील में कूट कूट के समझाया हो कंप्रेशन मेंबर में। बकलिंग फेलियर विल ऑलवेज अकर along that axis along which second moment of area of cross section is less। सो इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आई। तो इसको मैं आपको समझाता हूं पहले यहाँ पे। ओके, इसका तस्वीर लेके आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज अपने पास एक क्रॉस सेक्शन है, ये मेरे पास एक सिंपल सा क्रॉस सेक्शन है बच्चा लोग। दिस इज योर वाई वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है एक्स एक्स एक्सिस। जितना बोलूंगा उसको विजुअलाइज करने का कोशिश करना,
तभी हो पाएगा। लेट्स सपोज ये है विड्थ b, दिस इज योर डेप्थ d। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे देखने से ही पता चल रहा है कि योर d इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो इसका अभी आई एक्स एक्स निकालोगे, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, क्या होगा, b इंटू डी क्यूब बाई 12। आई अगर वाई वाई निकालें तो क्या होगा, d इंटू बी क्यूब बाई 12 होगा कि नहीं। अब मेरे को बताओ आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के बीच में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आई एक्स एक्स इज ग्रेटर देन आई वाई वाई की नहीं, क्यों, बिकॉज d इज ग्रेटर देन b की नहीं। अगर d ग्रेटर देन b है तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला देखो यार, इसमें d का क्यूब है। ओके, तो आई एक्स एक्स हमेशा आपका बड़ा हो जाएगा, मतलब इस कॉलम का बकलिंग स्ट्रेंथ अबाउट एक्स एक्स एक्सिस आपका ज्यादा है। इस कॉलम का बकलिंग स्ट्रेंथ अबाउट एक्स एक्स एक्सिस आपका ज्यादा है, तो ये इसका बकलिंग किसके अबाउट होगा, वाई वाई एक्सिस के अबाउट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा देखना, लेट्स सपोज ये है आपका कॉलम, ठीक है, इसका मैं 3D बनाने का कोशिश कर रहा हूं, एकदम विजुअलाइज करिएगा आप। लेट्स सपोज इसका मैं इधर मिटा देता हूं, यहाँ पे पहले कॉलम बनाने दीजिए हमको, देखिए मैं कैसे बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, क्या है। अरे पढ़ाना इतना आसान नहीं है बच्चा लोग, भाई मेहनत कर रहा है तो प्यार भी दीजिए, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या आप अपने आप दोगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो। मैं थोड़ा पाउज करके बनाता हूँ, देखो एक कॉलम बना दिया जैसा बन पाया। तो ये मेरा एक्स एक्स, फिर एक्सिस में बनाने में दिक्कत करते तो ये मेरा एक्स एक्स एक्सिस है और ये है मेरा वाई वाई एक्सिस। टेढ़ा मेढ़ा क्या बना रहा है, समझ रहा है ना बच्चा लोग, मेरा सर का दिल का फीलिंग समझ रहा है ना। ठीक है, ये एक्स एक्स एक्सिस है और ये वाई वाई एक्सिस। ठीक है, ये था बी और ये है डी। ओके, सो अभी आपने देखा कि चूंकि डी इज ग्रेटर देन बी, सो यहाँ पे है क्या, आई एक्स एक्स सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। मीन्स बकलिंग स्ट्रेंथ, जब भी आप एक कंप्रेसिव लोड लगाएंगे P, ठीक है, तो मैं आपसे अब सवाल पूछूंगा कि बकलिंग फेलियर इसमें होगा। ये मान लो लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, सिलेंडर कॉलम है, इसमें बकलिंग फेलियर होगा, लेकिन बकलिंग सबसे पहले किस एक्सिस के अबाउट होगा, सबसे पहले क्या, जिस भी एक्सिस के अबाउट पहले होगा फेल हो गया, तो किस एक्सिस के अबाउट होगा, हम कहेंगे जिस एक्सिस के अबाउट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कम है उस एक्सिस के अबाउट बकलिंग होगा। तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कम है क्या, तो बकलिंग होगा वाई वाई एक्सिस के अबाउट। मतलब ये जो कॉलम है ना, ये आपका कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, मतलब ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट कहने का मतलब है, ये मान लो ये ऐसा है, तो ये कुछ मतलब इस तरह से मुड़ जाएगा आपका, ऐसे। मतलब वाई वाई एक्सिस के अबाउट मुड़ेगा। ठीक है, मतलब एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मुड़ने का मतलब है ऐसे सामने की ओर, ऐसा। ये एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मुड़ने का मतलब होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हो रहा है तो ये होगा नहीं, क्यों, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट आपका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया जाता है, तो ये मुड़ेगा जनरली वाई वाई एक्सिस के अबाउट। समझ रहे हैं, वाई वाई एक्सिस के अबाउट इसका बेंडिंग होगा। फीलिंग आ पा रहा है, क्योंकि वाई वाई एक्सिस के अबाउट आपका क्रॉस सेक्शन पतला है, तो ये अगर मुड़ेगा भी तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट मुड़ेगा। एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बहुत ज्यादा मटेरियल भरा हुआ है एक्सिस के इधर उधर, देखिए ये एक्स एक्स एक्सिस है, इसके इधर मटेरियल भी अच्छा है, इसके उस तरफ भी मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, लेकिन वाई वाई एक्सिस के अबाउट आपका क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा पतला हो जा रहा है। सो इस तरह से आपका मुड़ जाएगा, बेंडिंग हो सकता है, ये बेंडिंग हो जाएगा, बकलिंग। फीलिंग आ रही है, मतलब वाई वाई एक्सिस के अबाउट मुड़ जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट मुड़ने का चांस कम है, क्योंकि उसके अबाउट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया आपका ज्यादा है। समझे क्या? सो बकलिंग स्ट्रेंथ जो होगा, बकलिंग किस एक्सिस के अबाउट होगा, पहले वाई वाई एक्सिस के अबाउट। ओके, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, बकलिंग
will occur first about the axis having low second moment of area that is y एक्सिस। ठीक है, तो जैसा कि हम क्रिटिकल लोड का वैल्यू निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल तबला कर रहे हैं कि आजा तेरी याद आई। चलो यार, क्या मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा फन बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है जैसे वो यूट्यूब पे करते हैं ही हु आगे कर दिए, उसी में लाइक चल रहा है, सब्सक्रिप्शन चल रहा है, 1 करोड़ क्या 2 करोड़ व्यूज और सब्सक्राइबर्स। वो भी क्या, टेक्निकल तो छोड़ो यार, वो तो है ही आसान टेक्निकल, मतलब टेक्निकल तो जो चलो टफ है, जैसा है वैसा है। नॉन टेक्निकल में, ठीक है, नॉन टेक में इतना ज़्यादा वो व्यूज तो जाता है। मैं ये बोलता हूँ, इंजीनियर बच्चे हो, दिमाग ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा मजबूत है कि ये महात्मा गांधी कब जन्म लिया, कब मरा, या फिर देश कब आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, ये सब के लिए कोई मतलब पढ़ाई अलग से जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रिवीजन कर लो, पढ़ लो, एक बार कॉपी बना लो, हो गया। इसमें मतलब 1-2 करोड़ सब्सक्राइबर चले जाते हैं और वो लास्ट में देश चलाने का बात करता है, नेता, पॉलिटिक्स, ऐसा ही चल रहा है यार, यूजलेस। वेल, तो जैसे कि आपने देखा, बकलिंग स्ट्रेंथ इज मिनिमम अबाउट y एक्सिस। सो y एक्सिस के अबाउट सबसे पहले बकल होगा कॉलम अंडर लोड P। ठीक है, अगर ऐसा है तो जो क्रिटिकल लोडिंग मैं निकालूंगा तो वो उसमें जो फॉर्मूला में जो I का वैल्यू है, क्या वो I मिनिमम होना चाहिए क्या? ठीक है, तो यही चीज बता रहा था। तो मैं जो क्रिटिकल लोडिंग निकालूंगा PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर E I मिनिमम लिखूंगा क्या, डिवाइडेड बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका परफेक्ट फॉर्मूला बन गया। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूलर्स क्रिटिकल लोड। आयूलर, कोई यूलर बोलता है, कोई आयूलर कहता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड होता है, हम तो यूलर ही कहते हैं। ई इसमें साइलेंट है, हम कहते हैं यूलर। ठीक है, यूलर क्रिटिकल लोड। सो फॉर सेफ्टी ऑफ कॉलम, यूलर क्रिटिकल लोड से लोडिंग कम होना चाहिए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एनालिसिस अंडर इलास्टिक कंडीशन है। इलास्टिक कंडीशन कहने का मतलब है कि हम लोड को अगर रिमूव कर देंगे, इलास्टिक बेंडिंग है, मतलब लोड को रिमूव कर देंगे तो मटेरियल जो बेंडिंग आया था वो भी खत्म हो जाएगा। यही मतलब वो इलास्टिक बेंडिंग का। ओके, लोड अगर रिमूव कर दिए, मान लो कॉलम आपका बेंड हो गया है, ओके, बेंड हो गया है अंडर सब्जेक्टेड टू सम लोडिंग, अगर मैं इस लोड को हटा दूं तो हो सकता है वो सीधा हो जाए, अपने आप रिलैक्स हो जाए, वो बेंडिंग खत्म हो जाए। ओके, इलास्टिक बेंडिंग, इलास्टिक बेंडिंग मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर है सब कुछ, हम देख रहे हैं। परमानेंट बेंडिंग, परमानेंट कुछ नहीं है। ओके, ये देखिए, उस वक्त तो इंटरनेट ऑन नहीं कर पाए थे, लेकिन जो वीडियो को देखते आ रहा है उसका दिमाग क्लीन हो जाएगा कि नहीं। ये बकलिंग लूप। ओके, बकलिंग लूप। तो नंबर ऑफ बकलिंग लूप का बात जो किया था n इक्वल टू 1, तो ये पहला वाला डायग्राम देखो, नंबर ऑफ बकलिंग लूप n इक्वल टू 2, नंबर ऑफ बकलिंग लूप n इक्वल टू 3। समझे क्या? ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं, यूलर ये मान के चल रहा है कि पहला वाला ही बकलिंग के करस्पॉन्डिंग आपका फेलियर हो गया। ओके, अब बच्चा लोग मेरे से ये पूछो यार, YouTube पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बकलिंग बेंडिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बकलिंग बेंडिंग टॉर्सन। अरे इन सब चीजों को कोई देखने का, कोई अलग से देखने का जरूरत है क्या? अरे अपना वीडियो देखो ना यार, बकलिंग बेंडिंग में क्या डिफरेंस है? बकलिंग बकलिंग है, बेंडिंग बेंडिंग है। समझे क्या? बकलिंग इस तरह से मुड़ गया, बेंडिंग के इसमें भी ओके, बकलिंग हो रहा है कॉलम में, बेंडिंग होता है बीम के अंदर। ठीक है, बीम में भी बकलिंग होती है, लेकिन वो क्या चीज होती है? लोकल बकलिंग ऑफ फ्लैंज अंडर कंप्रेशन। समझे क्या?
वो सब चीज। और बेंडिंग जो हो रही है वो ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण हो रहा है, और बकलिंग जो होता है वो हमेशा मतलब कंप्रेशन लोडिंग के कारण होता है। ठीक है, बस यही चीज है डिफरेंस। और क्या है, बेंडिंग में आपका कंप्रेशन और टेंशन आ जाता है। ओके, तो बेंडिंग में कंप्रेशन जो आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, उस कारण से लोकल बकलिंग हो सकता है आपका मेंबर का। इन सब चीजों को मैंने स्टील में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बेंडिंग बकलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? बेंडिंग ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण होती है और बकलिंग जो है डायरेक्ट नॉर्मल लोडिंग के कारण होती है, जैसे कि कंप्रेशन लोडिंग के कारण होती है बकलिंग। क्लियर है? और इससे ज्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है। और फोटो देखिए, बकलिंग का एक प्रैक्टिकल फोटो में दिखाता हूँ, बकलिंग एक्चुअली कैसा दिखता है। देखो, इस तरह का कुछ बकलिंग दिखता है। ठीक है, इस तरह से आपका बकल कर जाता है प्रैक्टिकली मेंबर। ओके, और ये किसके अबाउट करेगा? उस एक्सिस के अबाउट करेगा जिस एक्सिस के अबाउट आई मिनिमम हो। ठीक है, तो आई मिनिमम जिस एक्सिस के अबाउट है, दैट एक्सिस इज योर क्रिटिकल एक्सिस फॉर बकलिंग। समझे क्या? इट इज योर क्रिटिकल एक्सिस फॉर बकलिंग। ठीक है, तो क्रिटिकल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो हम लोड लगाएंगे, लोड निकालेंगे, इट विल बी योर क्रिटिकल लोड, जो यूलर ने फॉर्मूला दिया। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से कुछ बकल हो जाएगा। तो आई मिनिमम के अबाउट ही क्यों बकल हो रहा है? क्योंकि उसके बाद मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, इसलिए वो उस एक्सिस के अबाउट बेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर उस एक्सिस के अबाउट मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज कि एक कोई इस तरह का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ही मान लो यार, ऐसे यहीं पे देखो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्स और ये वाई वाई। तो देखिए एक्स एक्सिस के इधर इस तरफ और इस तरफ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा है, वो दूर दूर तक मटेरियल फैला हुआ है। समझ में आ रहा है? तो एक्स एक्सिस के अबाउट बकल होना या फिर बेंड होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वाई वाई एक्सिस के अबाउट देखिए मटेरियल ही बहुत कम है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही बहुत कम है, तो ये बकल हो जाएगा वाई वाई एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट मुड़ जाएगी, मतलब कॉलम आपका स्ट्रेट है तो ऐसे हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन कॉलम आपका स्ट्रेट है तो ऐसे, मतलब ऐसे सामने की ओर, मैं बना नहीं पा रहा हूँ फोटो, सामने की ओर एक्स एक्सिस के अबाउट वो बकल नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। समझ गए ये सब बातें? ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आगे भी देखोगे, और आगे जो नहीं देखेगा भी तो फंस जाएगा। हम बात करेंगे इफेक्टिव लेंथ का। इफेक्टिव लेंथ, तो देखो यार, इफेक्टिव लेंथ मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल इफेक्टिव। सबसे पहले इसको डिफाइन करता हूं, तो ये है डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव लेंथ। लिखिए, इट इज डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, इनके बीच का डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम था, ठीक है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में ऐसे बकल हुआ, इस तरह से बकलिंग प्रोफाइल आपको मिल रहा है, तो जीरो बेंडिंग मोमेंट आपको सिंपली सपोर्ट में दोनों एंड सपोर्ट में मिलेगा। तो इस केस में जो लेंथ होगी कॉलम की वही हो जाएगी आपका इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, और जीरो बेंडिंग मोमेंट है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप क्या चेक करोगे? स्लोप चेक करोगे, स्लोप ऑफ बेंडिंग प्रोफाइल, है ना, इस कर्वेचर डायग्राम का स्लोप। अगर उसमें स्लोप मिल रहा है किसी पॉइंट पे, मतलब वहां पे बेंडिंग मोमेंट नहीं है। क्यों? बेंडिंग मोमेंट तभी जब होगा तो वहां पे स्लोप आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने बीम में देखा है, बीम वगैरह को जब हम देखते हैं, मान लो फिक्स्ड बीम है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है? फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट होती है तो वहां पे स्लोप जीरो, फिर जीरो। यहाँ पे बेंडिंग, ये जो बेंडिंग प्रोफाइल है ना, या फिर इस कर्वेचर भी कहेंगे, स्लोप इज जीरो। ओके, एट बोथ एंड्स, दिस इज योर फिक्स्ड बीम। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, इस तरह से कुछ आ रही है, फिर ये इस तरह से चल रही है, तो ये आपका जो कर्वेचर है इसका चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है।
कहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे जीरो स्लोप से आई, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। मतलब ये मान लो टोटल लेंथ है L, ठीक है, टोटल लेंथ है L, लेकिन आपका यहाँ पे जो इसमें मतलब फिक्स्ड बीम में जो आपका जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स हैं। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स, ओके। सो एल इफेक्टिव का जो फॉर्मूला मैंने बोला था, अभी डेफिनेशन जो मैंने बोला था उसमें क्या बोला था, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट क्या, एंड टू एंड, यहाँ पे मोमेंट जीरो, यहाँ पे मोमेंट जीरो। लेकिन फिक्स्ड बीम में आपका मोमेंट एंड पे जीरो है क्या, नहीं है, इधर भी जीरो नहीं है। तो फिर फिक्स्ड बीम में एल इफेक्टिव आप कहाँ से देखोगे, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस विल बी योर इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव। तो ये कितना होगा, ये होगा सम k टाइम्स L की नहीं, k टाइम्स लेंथ ऑफ द बीम की नहीं, लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ द मेंबर बिटवीन सपोर्ट की नहीं। तो ये जो k है ना, इसको इफेक्टिव लेंथ फैक्टर कहा जाता है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, ठीक है। अभी जैसे कि ये फिक्स्ड बीम है तो यहाँ पे इनके दो वैल्यूज हैं, k का दो वैल्यू है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, और एक है रिकमेंडेड वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ k इज 0.5, 0.5 थ्योरेटिकल वैल्यू, और रिकमेंडेड वैल्यू इज 0.7 समथिंग। सो जो इफेक्टिव लेंथ होगा, थ्योरेटिकल इफेक्टिव लेंथ जो होगा, एल इफेक्टिव थ्योरेटिकल, इट विल बी 0.5 टाइम्स एल, रिकमेंडेड एल इफेक्टिव विल बी 0.7 टाइम्स एल, ठीक है। अब बात करता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, यहाँ पे मैं बताऊंगा अभी इफेक्टिव लेंथ के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। इफेक्टिव लेंथ फैक्टर समझ में आया के, तो क्वेश्चन में देखना के का वैल्यू भी कभी कभी पूछ लेगा, तो कुछ नहीं है, ये के क्या है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, ओके। तो फॉर्मूला में के अगर रहेगा एल इफेक्टिव के साथ तो कंफ्यूज नहीं होना, वो क्या है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर है। तो यही इफेक्टिव लेंथ फैक्टर फॉर कॉलम विच इज हिंज्ड एट बोथ पॉइंट, जैसे कि मतलब ये सिंपली सपोर्टेड कॉलम के केस में क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर k इक्वल टू 1, इसलिए योर एल इक्वल टू एल इफेक्टिव की नहीं, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ फैक्टर कितना है, 1, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, हाँ, सोम के अंदर मेरे को कौन सा वैल्यू एज्यूम करना है। तो देखो यार, सोम के अंदर जो भी हम एनालिसिस करेंगे उसमें थ्योरेटिकल वैल्यूज को लेंगे, अगर सोम का मेरा क्वेश्चन है तो। अगर मेरा डिजाइन का क्वेश्चन है, जैसे आरसीसी के अंदर बात करेंगे, तो वो रिकमेंडेड वैल्यूज को लेंगे, समझे क्या। आरसीसी के अंदर अगर हम करेंगे तो वो रिकमेंडेड वैल्यूज को लेंगे, या स्टील के अंदर करेंगे तो वो रिकमेंडेड वैल्यूज को लेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यूज को नहीं लेंगे। एनालिसिस पार्ट में, सोम के पार्ट में हम थ्योरेटिकल वैल्यूज को लेंगे। तो ये रिकमेंडेड वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बीच में समझ में आया, इफेक्टिव लेंथ का डेफिनेशन कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब चलिए मैं इसका टेबल आपको देता हूँ। ये जो चार मैं दे रहा हूं, 4 वैल्यूज, ठीक है, 4 कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग मैं इफेक्टिव लेंथ दे रहा हूं कॉलम में आपको। इन चारों वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना है। और ये जो वैल्यूज है ये सारे मैं थ्योरेटिकल वैल्यूज दे रहा हूं, थ्योरेटिकल वैल्यूज आपको दे रहा हूं एल इफेक्टिव का, ठीक है। जैसे कि दोनों सपोर्ट हिंज सपोर्ट है, ये भी हिंज और नीचे भी हिंज, तो इस केस में जो एल इफेक्टिव होगा इट विल बी डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट, के इक्वल टू 1, समझे क्या। अब दूसरा कंडीशन, मान लीजिए एक तरफ आपका फिक्स है, नीचे फिक्स्ड है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल है ना, या फिर एक आपका क्या है, एक पोल है, उसके ऊपर कोई मतलब एक टावर है, उसके ऊपर वाटर टैंक रख दिए हैं, वो वाला केस जो पहले इससे जस्ट 2021 में, यही साल में पहला शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन ओनली। सेकेंड वाला जो यहाँ पे कंडीशन है, इस कंडीशन बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो वो इस कंडीशन को लेके सॉल्व होगा। तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ आपको लेना है वो L इक्वल टू 2L लेना है, 2 टाइम्स L, ध्यान रखने वाली बात है, समझने वाली बात है, L इक्वल टू 2L लेना है। अब ये 2L क्यों हो जाता है,
मतलब हम ये, चूंकि ऊपर आपका फ्री एंड है, ऊपर क्या है फ्री, तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि मेंबर ना वो कंप्लीटली रोटेट करेगा। ओके, मतलब इफेक्टिव लेंथ मतलब बकलिंग लेंथ, कितने पोर्शन में बेसिकली बकल हो रहा है, कितना पोर्शन, तो हम ये मान के चलेंगे कि मेंबर ऊपर से नीचे पूरा बकल हो जाएगा क्योंकि ऊपर फ्री है, ये मान के चलते हैं, है ना। इसलिए इफेक्टिव लेंथ इज 2L। ये 4 केस आपको ध्यान रखना है। किस केस में इफेक्टिव लेंथ फैक्टर क्या है, दोनों एंड फिक्स है, बोथ आर फिक्स, बोथ एंड फिक्स, तो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर इज 0.5। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा 0.5L। अभी एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड आपका सिंपल है, एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड सिंपल है, तो इफेक्टिव लेंथ कितना 0.7 इंटू L। इफेक्टिव लेंथ कितना 0.7L। एक फिक्स, ये वाला फिक्स है, और ऊपर है पिन कनेक्शन या फिर हिंज, समझे क्या। यही 4 केस में आपके सोम के अंदर क्वेश्चन बनेंगे, और कोई कंडीशन नहीं है, और कहीं से बनता ही नहीं है। सोम के अंदर यही 4 केस से आपका क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। तो 4 वैल्यू आपको ध्यान रखना है। हिंज के लिए तो देख लोगे L = 1, फिक्स के लिए याद रह जाएगा 0.5, फिर 1 फिक्स 1 हिंज 0.7, फिर 1 फिक्स अदर साइड फ्री इलेक्ट्रिक पोल, उसके लिए इफेक्टिव लेंथ फैक्टर 2 याद रहेगा। ये सारे हैं थ्योरेटिकल वैल्यूज, ये सारे क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू, जो कि हम सोम में यूज करेंगे। सोम के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो थ्योरेटिकल वैल्यूज को यूज करके सॉल्व करना है, कोई डिजाइन वाला कॉन्सेप्ट को नहीं देखना है, नथिंग। समझ गए क्या बच्चा लोग। ये 4 टाइप ऑफ कॉलम बनेगा, ये 4 टाइप ऑफ इफेक्टिव लेंथ आपके पास है, जो मेरे को ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब इस वाले केस में देख लो, जो एक तरफ फिक्स है, एक तरफ हिंज, L इफेक्टिव इक्वल टू 0.7L लिया है, तो इसको हम L इफेक्टिव इक्वल टू L/√2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/√2 आप करोगे तो 0.77 समथिंग आएगा, 0.7 ही आ जाएगा, समझे क्या। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं L/√2 होगा तो उसको भी टिक लगाना है। ओके, ये 0.5L मतलब L/2, क्लियर है। और ये L, इस तरह से भी याद रखेगा। ओके, अब आपको एक दूसरा टेबल देता हूं, इसमें और थोड़ा अंदर है, लेकिन ये टेबल अगर याद नहीं भी रखते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको तो याद रखना है। किसको, पहला वाला केस को, सोम के लिए। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर भी आप इस टेबल को देखिए, ऑब्जर्व करिए, पहला वाला डायग्राम देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पे 6 डायग्राम टोटल मैंने दिया है। ये कॉलम का बकल शेप दिया है, किस तरह से कॉलम आपका बकल करता है, ठीक है। तो पहला वाला देखो, पहला वाला ड्राइंग में दोनों एंड फिक्स है, तो कॉलम का बकल शेप कुछ इस तरह से है, मतलब कॉलम का जो बेसिक बकलिंग हो रहा है ना, वो इतने से इतने लेंथ में बकलिंग हो रहा है, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ यही लेंथ होगा जिस लेंथ में कॉलम आपका बकल कर रहा है, ठीक है। जैसे ये फिक्स्ड है दोनों बगल, तो जो बकलिंग लेंथ है कॉलम का वो क्या है, वो मतलब कंप्लीट लेंथ में ऐसे बकल नहीं हो रहा है, इस तरह का बकलिंग नहीं है। इस तरह का बकलिंग होता किस केस में, हिंज, अगर दोनों बगल हिंज होता तो, लेकिन इस केस में दोनों बगल हिंज नहीं है, एक तरफ फिक्स है, दोनों बगल फिक्स है, तो जो बकलिंग लेंथ है वो कुछ ऐसा है। ओके, तो यही होगा इफेक्टिव लेंथ, जिस लेंथ में आपका कॉलम बकल कर रहा है। इस तरह से भी ध्यान में रखना। ओके, ये होगा L इफेक्टिव। अब इसका थ्योरेटिकल वैल्यू जो है, इट इज 0.5 टाइम्स L। L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेगमेंट। और इसका जो रिकमेंडेड वैल्यू है, जो हम डिजाइन में यूज करते हैं, इट इज 0.65 L। ओके, इट इज 0.65 L। तो देखो, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको डिफरेंट कंडीशन दे देगा और पूछेगा बकलिंग लेंथ, है ना, बकलिंग लेंथ पूछ देगा या फिर इफेक्टिव लेंथ पूछ देगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न को ध्यान रखना कि सारा ऑप्शंस जो है वो मेरा रिकमेंडेड वैल्यू के अकॉर्डिंग में दिया है या फिर सारा ऑप्शन मेरा थ्योरेटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग में दिया है। अगर रिकमेंडेड वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑप्शन पूछ रहा है, मतलब वो रिकमेंडेड वैल्यूज पूछ रहा है। अगर थ्योरेटिकल वैल्यू पूछ रहा है, सारा ऑप्शन थ्योरेटिकल के करस्पॉन्डिंग है, तो वो थ्योरेटिकल वैल्यूज पूछ रहा होगा, समझे क्या। ओके, तो इन सब चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी दे दिया, उसका बकलिंग लेंथ पूछ रहा है,
अभी ये भी नहीं लिखा है थ्योरेटिकल है, रिकमेंडेड है, क्या है, तो दूसरे ऑप्शन को फिर कंपेयर करिएगा, ओके, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ होगा। नाउ दूसरा केस जो है, एक तरफ हिंज है, एक तरफ फिक्स है, तो इस केस में जो थ्योरेटिकल वैल्यू है इट इज 0.7, 0.7 मतलब 1/√2, ठीक है, इट इज 0.7L या फिर 1 मतलब 0.7L या फिर 1/√2L। इसका जो थ्योरेटिकल वैल्यू 0.7, रिकमेंडेड वैल्यू इज 0.8, याद रखने का। तीसरा जो केस है, देखो तीसरा केस क्या है, एक तरफ फिक्स है, ठीक है, एक तरफ फिक्स है, लेकिन दूसरे तरफ क्या है, दूसरे तरफ एक लोड है जिस कारण से आपका रोटेशन तो नहीं हो रहा है लेकिन लैटरल डायरेक्शन में स्वे हो रहा है, ठीक है। तीसरा केस में देखो क्या है, एक तरफ फिक्स है लेकिन जब बकलिंग हो रहा है ना तो मूवमेंट यहाँ पर भी है, मतलब मूवमेंट के अगेंस्ट रोटेशन जो है, सॉरी मूवमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट पे भी है, फिक्स सपोर्ट पे, और ऊपर इस तरह से जो दिया है ओवरबर्डन लोड यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो है ना, ये यहाँ पे स्वे लैटरल डायरेक्शन में ट्रांसलेशन इसका हो सकता है, ठीक है। स्लोप देखो, इस डिफ्लेक्टेड शेप का स्लोप जो है यहाँ पर भी 0 है, कहाँ पर, इस लोड के नीचे, यहाँ पर भी स्लोप आपका 0 ही मिलेगा, यहाँ पे भी कोई स्लोप नहीं है, समझे क्या, वो यहाँ पर भी आपका मेंबर स्ट्रेट है लेकिन वो लैटरल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस तरह का कोई कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका इफेक्टिव लेंथ है एल इफेक्टिव, ओके, इसको थ्योरेटिकली इसको रिकमेंड वैल्यू है 1 और थ्योरेटिकली है 1 और रिकमेंडेड वैल्यू है 1.2, ध्यान रखने का। थ्योरेटिकल वैल्यू इज 1, रिकमेंडेड वैल्यू इज 1.2। अब दोनों बगल अगर हिंज है तो उसका थ्योरेटिकल वैल्यू भी 1, रिकमेंडेड वैल्यू भी 1। नाउ ये अभी जो केस बताया इलेक्ट्रिक पोल वाला, नीचे फिक्स ऊपर फ्री, तो थ्योरेटिकल वैल्यू इज 2, रिकमेंडेड वैल्यू इज 2.10। ऑब्जेक्टिव पूछता है आजकल यही सब पूछता है, क्योंकि ऊपर वाला जो जनरली जो स्टार्टिंग के इजी कंडीशन है वो तो सबको याद रहता है, लेकिन इन सब कंडीशंस में आदमी भूल जाता है, ध्यान नहीं रहता है, तो ऑब्जेक्टिव इन्हीं सब चीज़ों से पूछ लेंगे, फिर क्या करोगे, दिक्कत हो जाएगा। छठा केस देखो, 6th नंबर केस, इसमें क्या है, ऊपर में वही ओवरबर्डन वाला है, यहाँ पर मेंबर स्ट्रेट होगा जब बकलिंग होगा, और नीचे क्या है, हिंज है, यहाँ पे फिक्स नहीं है अभी, हिंज है। तो इस केस में क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू भी 2, रिकमेंडेड वैल्यू भी 2, ठीक है। ये किसका है, मतलब बकलिंग, ये इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के वैल्यूज हैं, ओके। तो इस टेबल को बनाइए, इसके फोटोज को बनाइए, इसके टेबल को बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इफेक्टिव लेंथ फैक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस फैक्टर याद कर लो, ओके। फॉर डिफरेंट करस्पॉन्डिंग केसेस फैक्टर आपको याद करनी है, समझ गया, ओके। सो इसको ध्यान कैसे रखना है, इफेक्टिव लेंथ को मीन्स दैट लेंथ ऑफ कॉलम which actually buckle, समझे क्या, जैसे ये पिन है, सो इफेक्टिव लेंथ इज दैट लेंथ ऑफ कॉलम which actually participate in buckling, या फिर जिसमें एक्चुअली बकल होता है, जैसे कि दोनों बगल फिक्स है, सो ये जो बकलिंग होगा इसका इतने लेंथ में होगा, सॉरी ये इतने लेंथ में हो रहा है, तो दिस लेंथ ऑफ कॉलम विच इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन बेंडिंग या फिर बकलिंग इज योर इफेक्टिव लेंथ, समझे क्या। तो इसी के वो वैल्यूज दिए हुए हैं, ओके। एल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट, और करस्पॉन्डिंग एल इफेक्टिव के लिए एल इफेक्टिव इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के टाइम्स एल, समझे। अब कॉलम के अंदर जो वैल्यूज मैंने बता दिया उसको ध्यान रखने का, जो हम अब सॉल्व करेंगे ना, चीज़ों को जब सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल लोड निकालेंगे यूलर्स थ्योरी में, तो इसमें जो हम वैल्यू लेना है मेरे को किसका, मतलब इफेक्टिव लेंथ का, तो अकॉर्डिंग टू सपोर्ट कंडीशन आप क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह का सपोर्ट कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्रिटिकल लोडिंग का वैल्यूज को चूज करते चलना है, समझ में आया क्या, ठीक है, ये चीज़ें। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक पार्ट लेके आऊँगा और यूलर थ्योरी को आगे डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत तरह के क्वेश्चंस को अभी थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और सारा डिटेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अभी यूलर थ्योरी मैंने क्या बता दिया, अभी पी क्रिटिकल इक्वल टू बता दिया मैंने पाई स्क्वायर ई आई,
बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर बता दिया। ठीक है, इसी को डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे। मतलब इसमें हम स्लेंडरनेस रेशियो का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो पहले नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में स्लेंडरनेस रेशियो को पहले डिफाइन करूंगा, फिर उसको इस वाले फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फिर क्रिटिकल स्ट्रेस, फिर लिमिटेशंस टू यूलर थ्योरी, फिर रनकाइन थ्योरी। ओके, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना थ्योरी को दे दिया था। मैक्सिमम लेटरल डिफ्लेक्शन, है ना, रनकाइन गॉर्डन थ्योरी, इन सब चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। फिर कॉलम विथ एक्सेंट्रिक लोडिंग के केसेस में स्ट्रेस प्रोफाइल कैसे बनेगा, ओके, स्ट्रेस प्रोफाइल, और कौन से कॉर्नर पे स्ट्रेस का वैल्यू मैं कैसे निकाल पाऊंगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखेंगे और कुछ रूल देखेंगे, मिडिल थर्ड रूल, ओके, 1/8 रूल, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो और एक लेक्चर वीडियो आएगी जिसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो होप कि ये वाला जो पार्ट है ना अभी जो हमने डिस्कस किया, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर नहीं देखा, यहाँ तक अगर नहीं समझा, इस फॉर्मूला को अभी तक नहीं समझा, तो आगे चल के बहुत दिक्कत आने वाली है। सो अगर आपने इस फॉर्मूला को अगर नहीं समझा, अगर याद भी कर लिए, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब चैप्टर बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूला को याद कर लो। इस फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स, जो कॉन्सेप्ट अंदर बता रहा हूँ, जैसे आई मिनिमम लेंगे, ये सब चीज़, यही तो कॉन्सेप्ट, ये तो पढ़ाई वाली बात होती है। एल इफेक्टिव लेंगे, अभी इसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, समझे क्या। ये सब तो कॉन्सेप्ट थी और कुछ थी नहीं, ठीक है। अब आई मिनिमम लेंगे, एल इफेक्टिव निकालेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो, उसको हम लैम्डा लिखते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। आर मिनिमम मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम। अब रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम निकालना है, देखो आई इक्वल टू ए आर स्क्वायर फॉर्मूला देखे हो, ठीक है। तो आर मिनिमम कब निकलेगा, जब हम आई मिनिमम के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। आई मिनिमम इक्वल टू ए आर स्क्वायर मिनिमम, समझे क्या। तो आर मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर मिनिमम कैसे निकाल लेंगे हम, रूट अंडर आई मिनिमम बाई ए। बस यही सब चीज़ें हैं यार, इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, एक फॉर्मल चीज़ों में एक्सप्लेन कर दूंगा एक डिटेल वे में, ठीक है। फिर धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि मैंने बोला था, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पे इधर उधर मत भटकिए, पैसा ले लेंगे ज़्यादा, कोई मतलब का नहीं होगा। साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से जो भी पढ़ के जा रहा है उसका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं कहीं पर भी, लेकिन आपकी मर्जी। ओके, सो गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, लव यू ऑल।